जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितना आप कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा। इतना फॉर्मूला कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अल्फा बीटा का माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा का सी बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सी बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई होता है। ये फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, काम देगा। यदि दो रेखा दिया हो, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी होगी, मात्र एक हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब आपस में बराबर हो जाए, मतलब संपाती कहलाएंगे, इसको संगत भी बोल सकते हैं। इसका हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 तो समांतर रेखा कहलाएंगे, इसको असंगत भी बोलते हैं। एक भी हल नहीं होगा, मतलब इसका एक भी जीरो हल होगा। इसका अनंत हल होगा, प्रतिच्छेदी का एक हल होगा, मतलब अद्वितीय, मतलब एक हल। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ का टॉप 50 क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का 2025 में, यदि ये वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन देख ली तो आपका एग्जाम में 10 नंबर पक्का। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या है? परिमेय, नाम ही परिमेय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं, या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब p बटा q जैसे 2 तो 2 बटा 1 इसको लिख सकते हैं, 3 बटा 5 माइनस 2 बटा 5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। सिर्फ q के मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q के मान 0 होगा तो अनंत चलाएगा, इसलिए q के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किससे कहेंगे? जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? √7 का वर्गमूल नहीं निकलता तो आंसर नहीं होगा। √7 + 7 नहीं होगा। √25 का वर्गमूल निकलता है 5, लेकिन √3 का नहीं निकलता है। तो परिमेय में और अपरिमेय का जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो ये √3 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। 1 बटा √4, तो √4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल गया 2, तो 1 बटा 2 खुला में है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसलिए क्या हुआ? एक परिमेय संख्या। और √9 गुणे √3 तो √27, तो √27 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको तोड़िएगा तो 3√3 आएगा, तो इसमें रूट आ गया। जिसके ऊपर देखिएगा रूट है टूट नहीं सकता, वो अपरिमेय संख्या। जिसके ऊपर रूट नहीं तो क्या है? परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन पूछेगा परिमेय और अपरिमेय, क्वेश्चन में दे देगा निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। वर्गमूल कहने का मतलब जैसे √25, तो 25 को कैसे ऐसे दो भाग में कैसे तोड़े जो सेम दो भाग में टूटे, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। जैसे इसको 5 में तोड़ सकते, सेम दो भाग में टूट गया, इसका वर्गमूल 5 हो। लेकिन हम 29 को सेम दो भाग में नहीं तोड़ सकते, 6 को सेम दो भाग में नहीं तोड़ सकते, जैसे 2 गुने 3 दोनों सेम है ना, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। मतलब सेम दो भाग में टूट जाए तो उसका वर्गमूल निकलेगा, सेम दो भाग में नहीं टूटे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि m एक पूर्णांक है, पूर्णांक कहने का मतलब जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो 0 में हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा? यदि कोई संख्या में 2 से गुना कर दे और 1 जोड़ दे, यदि कोई संख्या उसमें 2 से गुना कर दे और 1 जोड़ दे तो हमेशा वह विषम पूर्णांक मतलब विषम संख्या आएगा। जैसे एक संख्या पर यहाँ 1 धरी, तो 2 गुने 1 और 1, 2 गुने 1 2 होता है, 2 और 1 3, तो 3 एक विषम संख्या है। यहाँ 2 रख दीजिए, 2 गुने 2 4 और 4 1 कितना होता है? 5, तो हमेशा विषम संख्या आएगा। यदि कोई संख्या में 2 से गुना करके जोड़ दीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2m + 1। m क्या है? यहाँ संख्या। यदि कोई m पूर्णांक है उसके लिए विषम संख्या क्या होगा? 2m + 1। असम संख्या, किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिएगा तो वह सम संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए सम पूर्णांक क्या होगा? 2m, और विषम पूर्णांक 2m + 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार किसका शांत होता है? जैसे 2 में भाग किए 5 से, तो 2 मरते में 4 आ गया, घटेगा तो 1 आएगा, पॉइंट देंगे तो 0 उतरेगा, तो 5 मरते कितना कट गया? 10, पूरा पूरा क्या हो? कट गया। तो ये क्या है? शांत दशमलव। यदि पूरा पूरा ना कटे तो क्या है? अशांत दशमलव। एक तरीका क्या है? भाग दे के चेक कर सकते हैं। यदि 2 में पूरा पूरा भाग लग गया, जब दशमलव के बाद भी पूरा पूरा कट गया तो शांत दशमलव है, यदि दशमलव के बाद पूरा पूरा ना कटा तो अशांत दशमलव। इसमें चेक करना है। ऐसे भाग करने का समय बहुत लग जाएगा। इसका एक और तरीका, जैसे 5 में 2 से भाग कर देना,
5 में 2 से भाग करने पर हमको पता करना है कि शांत आएगा क्या शांत आएगा, मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा या नहीं कटेगा। पूरा पूरा दशमलव के बाद कट गया तो शांत, यदि दशमलव के बाद पूरा पूरा न कटे तो क्या है, अशांत। जिसको एक फार्मूला था उससे भी आप जांच कर सकते हैं। यदि बटा में मतलब हर में 2 और 5 है, मतलब 2 के पावर n और 5 के पावर n है, 2 5 आए, सिर्फ गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो अशांत दशमलव होगा। यदि हर का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आए तब पर भी शांत होगा, या सिर्फ 5 आए तब पर भी शांत होगा, और 2 5 दोनों आए तब पर भी क्या होगा, शांत होगा। मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आए 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और 2 5 के अलावा कुछ और आए तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। जैसे यहाँ देखिए 11/33, तो यहाँ देखिए 11 हर के गुणनखंड करने पर कितना आएगा, 33 गुणनखंड करने पर कितना आएगा, 3 × 33, तो 2 5 इसमें नहीं है, मतलब क्या होगा, अशांत। जैसे 2/9, तो 9 गुणनखंड करने पर 2 5 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या होगा, अशांत दशमलव, मतलब दशमलव का पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो शांत और अशांत दशमलव को इस तरह पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए 11/91, पहला ऑप्शन क्या है, 11/91, 13 7 91 होता है। गुणनखंड करने पर कितना है, 13 7, इसमें 2 5 आया नहीं, तो क्या है, अशांत दशमलव, तो पहला आंसर नहीं होगा। 23 के गुणनखंड करने पर 1 और 23 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 80 के देखते हैं, 80 गुणनखंड करते, 2 मरते में 40, 2 मरते में 20, 2 मरते में 10, 2 मरते में 5, तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। तो जिसमें सिर्फ 2 और 5 है वो क्या है, शांत दशमलव। 45 के 9 5 45, इसमें 3 चलाता है, सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। 2 5 आ गया, शांत है, 2 5 नहीं आया, अशांत। इसमें 3 चले, इसलिए क्या होगा, अशांत दशमलव। मतलब हर का गुणनखंड करने पर 2 आए 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या होगा, शांत। यदि 2 5 ना आए, 2 5 के अलावा दूसरे आए तो क्या होगा, अशांत। तो शांत अशांत इस तरह से पहचान सकते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 0.87, इसके ऊपर रेकरिंग का साइन। इसके मतलब जैसे, इसका मतलब पहले समझिए, जैसे 0.3 के ऊपर लाइन, इसके मतलब क्या होता है, 0.3 रेगुलर आ रहा है, मतलब 3 अनंत दा पे आ रहा है, रेगुलर 3 3 आएगा, इसके मतलब लाइन के मतलब यही होता है। जैसे 0.47, इसका मतलब क्या हुआ, 47 रेगुलर आ रहा है, 47 47 47 47 लगातार आ रहा है। इस रेकरिंग का मतलब यही होता है। यदि 0.4 है के ऊपर रेकरिंग है तो मतलब 0.4444 लगातार आ रहा है, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ देखिए 0.87, इसका मतलब क्या, 0.87 रेगुलर आ रहा है, लगातार 87 आ रहा है। ऐसे इसको हल करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमको इसको हल करना है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ऐसे इसको हल कीजिएगा 2 नंबर, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ट्रिक के माध्यम से समझिए, 0.87 का हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, यानी बटा के रूप में बदलना है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो अंक है उसको उतार देंगे, यदि प्रॉपर रेकरिंग रहे तब। यदि दोनों के ऊपर लाइन है तब ये रूल लगेगा, ना तो रूल नहीं लगेगा। यदि पॉइंट के दशमलव जितना अंक है उतार दी, 87 उतार दी, बटा में जितना अंक है उतना 9 देंगे, 2 अंक है 2 9, आंसर यही हो गया। मतलब दशमलव का जितना पर अंक पर दिया हुआ है 87 पर, 87 उतार दिए, और जितना अंक है 1 2 तो 2 को 9 दे दिए। जैसे यहाँ समझिए 0.47 के ऊपर रेकरिंग तो 47 से 47 लिख देंगे दशमलव के बाद बोला, और 2 अंक है 1 और 2 तो 2 को 9 दे दी, यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और समझिए, 0.343, ये तीनों के ऊपर रेकरिंग है, मतलब अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो रूल कब लागू होगा, जब सबके ऊपर हो। तो संख्या 343 संख्या लिख देंगे, अब बटा में संख्या क्या, 3 हो, 1 2 3 तो 3 को 9 देंगे। मतलब जय को संख्या होगा तय को 9 देंगे, और जो संख्या जिसके ऊपर लाइन है उस संख्या ऊपर लिख देंगे। और जय को संख्या 1 2 3 तो 3 को 9, 4 संख्या है तो 4 को 9, 5 को संख्या है तो 5 को 9। 0.3 के ऊपर रेकरिंग, 3 तो रहेगा ऊपर ही, अंक है वो 1 हो तो 1 को 9 नीचे आएगा, आंसर ये हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 87, 2 के ऊपर इसलिए 99, 87/99, 87 2 अंक आएगा तो 99, 2 को 9 पड़ेगा, 87/99 इसका आंसर हो गया। यदि पूरा पर रेकरिंग रहे तब, यदि पूरा पर लाइन नहीं है तो ये रूल लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 540 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान निकालें।
तो हमको 540 को तोड़ना है 2 3 5 में। तो 540 को यहाँ देखिए 540 दो मरतबे में कितना चलेगा 2 7 2 17 दो मरतबे कितना कर जाएगा 1 और 35 दो मरतबे दो सब नहीं लगेगा 3 से लगेगा 3 मरतबे में 45 मरतबे में कर जाएगा 3 से 15 मरतबे 45 हो जाता है फिर 3 से कर जाएगा 5 मरतबे में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए जो आप लोगों को क्लास 9th में सीख चुके हैं। 2 से भाग दिए 270 मरतबे में कटा फिर 2 से भाग दिए 135 मरतबे में कटा फिर 3 से भाग दिए 45 मरतबे में कटा फिर 3 से भाग दिए 15 मरतबे में कटा फिर 3 से भाग दिए 5 मरतबे में कट गए। तो इसका 540 का गुणनखंड क्या है 540 का गुणनखंड 2 के पावर 2 2 2 गो है गुने 3 का गो है 3 गो 3 के पावर 3 और गुने 5 2 के पावर 2 क्योंकि 2 2 गो है तो 1 2 को 2 हो गया 3 के पावर 3 मतलब 3 3 को 3 के पावर 3 अब 5 एक होते को दे दी मतलब 540 गुणनखंड कितना है 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5। अब क्वेश्चन इक्वल क्या दिया हुआ है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम इसमें भी बेस सेम है इसमें भी पावर सेम इसमें भी पावर सेम है इसमें भी पावर सेम इसमें भी पावर सेम है इसमें भी पावर सेम है मतलब दोनों का आधार सेम है 2 2 3 3 5 5। तो सामने वाला x का मान 2 हो जाएगा जो पावर है x का मान हो जाएगा और जो 3 का पावर है y का मान हो जाएगा x का मान 2 y का मान 3 और z का मान पावर यहाँ कितना है 1 तो z का मान 1। यहाँ देखिए 2 का पावर कितना है x यहाँ देखिए 2 का पावर कितना है 2 तो x का मान 2 हो गए y के मान 3 और z के मान 1। गुणनखंड करने पर जितना है दोनों का मिला लीजिएगा दोनों का बेस सेम रहेगा पावर बराबर हो जाएगा x के पावर 2 क्योंकि ये रूल होता है आधार बेस करने का जब पढ़िए घातांक रूल तब उसमें जानिएगा। यदि दोनों सेम है दोनों का आधार सेम है यदि इक्वल में दोनों का पावर बराबर है x के पावर 2 y के पावर मतलब y बराबर 3 और z बराबर 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड मतलब 2 प्लस 3 माइनस 1 तो x y को जोड़ देना है 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 अब 5 में से घटेगा 1 मतलब z को घटा देना है तो कितना हो जाएगा 4 2 3 5 5 में से घटेगा तो 4 इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कुछ देर पहले क्वेश्चन बता देते अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसका वर्गमूल न निकले उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए 2.3 के ऊपर रेकरिंग है मतलब दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कट रहा है दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कट रहा है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यदि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या क्योंकि 3 पूरा पूरा नहीं कट रहा है जब न कटेगा तो उसको ऊपर रेकरिंग दे दिया जाता है मतलब यही अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 13 गुने 13 तो 13 हो जाएगा 13 एक परिमेय संख्या 441 का वर्गमूल 21 होता है रूट 10/100 0 से 0 खत्म 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 10 मतलब 1 का वर्गमूल 1 का रूट 10 का वर्गमूल है इसलिए रूट 10। तो ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 2.3 के ऊपर रेकरिंग है मतलब 2.333 रेगुलर आएगा लगातार 3 बच जाएगा इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति दशमलव को परिमेय संख्या बोलते हैं। जब दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट करने लगे जब दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट करने लगे सेम अंक तो उसको परिमेय संख्या में गिनती कर लिया जाता है। यदि यही अंक पलट का 2 आता 3 आता 5 आता 7 आता 9 आता यदि अंक पलट के है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि दशमलव का अंक सेम आ रहा है अब पूरा पूरा न कटे और सेम अंक आए तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। यदि दशमलव के बाद अंक बदल कर आ रहा है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया यदि m और n 2 अभाज्य संख्या तो उसका HCF कितना होगा। यदि 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है जैसे यहाँ देखिए 2 क्या है अभाज्य संख्या 3 क्या है अभाज्य संख्या 5 क्या है अभाज्य संख्या। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए उसका मौसा हमेशा 1 होता है निकाल के दिखा देते हैं। जैसे 2 3 का मौसा निकालिए 1 मरते में 2 3 में से 2 घटे 3 में से 2 घटेगा तो 1 2 यहाँ पर उतर जाएगा 2 मरते में 2 तो जो यहाँ पर होता है वहीं इसका HCF होता है। इसका HCF कितना है यहाँ 1। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए उसका मौसा कितना होता है 1। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है तो 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 तो इसका आंसर कितना चल जाएगा 1। हमेशा कोई भी 2 संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए चाहे 100 अभाज्य उसका भी मौसा कितना होता है 1। तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 जो आपको यहाँ पर बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए 2 संख्या गुणनफल
2366 है और उसका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ निकाले। इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक होता है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब दो संख्या गुणनफल बराबर महसा गुने लसा होता है। यदि दो संख्या के गुना कर दीजिएगा, जैसे 2 आप 5 को गुना कर दीजिएगा तो 10 आएगा। यदि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुना कीजिएगा तब पर भी 10 आएगा। मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्या गुना कर दीजिएगा तब पर भी 10 आएगा। इसका एलसीएम 5 से 2 का एलसीएम निकाल दीजिए और 2 5 के एचसीएफ निकाल दीजिए और तब दोनों गुना कीजिए, तब पर भी दोनों गुणनफल के बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 5 का एलसीएम कितना होगा 10 और 2 5 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो लॉस और गुने मस बराबर कितना आया 10। ऐसे गुना करने पर डायरेक्ट कितना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना करने पर कितना है 10, मतलब दोनों क्या है बराबर। मतलब एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए कोई दो संख्या का, उसको गुना कीजिए दोनों संख्या में, दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो इसका यही फार्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या गुणनफल दिया हो, इसका गुणनफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2366, क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों संख्या गुना करने पर कितना आता है 2366। यदि उसका एलसीएम कितना 182, ये फार्मूला कॉपी में नोट कर लीजिए, काम देगा। एलसीएम कितना 182, तो एचसीएफ निकाले एचसीएफ, तो 182 इधर क्या है गुना, उधर क्या जाएगा भाग, तो एचसीएफ बराबर 2366 बटा 182। अब क्या कीजिए भाग कीजिए, 182 में 2366 क्या कीजिए भाग कीजिए, 2 मरते में नहीं लगेगा, 1 मरते में लगेगा, कितना आएगा 182। 6 में से 2 घटेगा तो 4, 13 में से 8 घटेगा तो 5, 2 में से घटेगा 1 में से घटेगा तो 6 उतर जाएगा। अब क्या मरते में कटेगा 3 मरते में, मतलब 13 मरते में क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 13, तो ऑप्शन नंबर ए 13 हो जाएगा। यदि कोई दो संख्या में क्वेश्चन इसी तरह दिया होगा, फार्मूला होता है सेप गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, मतलब पहले संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें दोनों गुणनफल दे देगा, एलसीएम का मान दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, इसमें एचसीएफ का मान दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। तो मेन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसमें कोई 3 का मान दे देगा और 1 का मान पूछ लेगा, एलसीएफ एचसीएफ दे देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा और ए का मान दे देगा, बी का मान पूछ लेगा। तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ये इसका फार्मूला कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, मतलब पॉइंट के बाद दशमलव का पूरा नहीं कटेगा, उसे क्या कहेंगे अशांत दशमलव। तो इसमें देखिए 40 कुछ देर पहले ही बताए थे, यदि गुणनखंड करने पर हर का 2 5 आए या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए तो क्या होगा शांत, और 2 5 के सिवा कुछ और आए तो क्या होगा अशांत। तो 40 के गुणनखंड का कितना है 8 5 40, 8 5 40, 8 कितना होता है 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 2 2 और 5, सिर्फ 2 5 आ रहा है, मतलब क्या होगा शांत, पहला शांत होगा। 160 के देखिए, 2 मरते में 80, 2 मरते में 40 और 2 मरते में 20, 2 मरते में 10 और 2 मरते में 5, तो सिर्फ 2 5 आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा एक शांत दशमलव होगा। 200 मतलब कितना होता है 100 गुने 2, और 100 मतलब कितना होता है 10 गुने 10। 10 में क्या आता है 52, 10 में क्या आता है 52, तो इसमें भी 52 मतलब 2 5 आ रहा है, तो ये भी क्या है शांत दशमलव। तो 441 क्या आता है 21 गुने 21, तो 21 में 7 चला था 3 चला था, इसलिए क्या होगा अशांत दशमलव। 13 बटा 441 ऑप्शन, 13 बटा 441 ऑप्शन। मतलब जिसका हर का गुणनखंड कीजिएगा 2 5 नहीं दिखाई दे, मतलब क्या है अशांत दशमलव, मतलब पूरा भाग करने पर नहीं कटेगा। इसमें 2 5 नजर आ रहा है, इसमें भी गुणनखंड करने पर हर का 2 5 आ रहा है, 40 में भी गुणनखंड करने पर 2 5 आ रहा है, तो क्या है एक शांत दशमलव। और 2 5 नहीं है, क्या है एक अशांत दशमलव। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P बराबर ए बी तथा Q बराबर यदि P बराबर ए बी के पावर 3 तथा Q बराबर ए के पावर 4 और B है, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है तो ए बी के अभाज्य संख्या है, तो P Q का एलसीएम होगा, A और B अभाज्य संख्या है तो P Q का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ देखिए P के मान दिया हुआ, P के मान कितना है A B के पावर 3 और Q का मान कितना है A के पावर 4 और B। P और Q का मान दिया हुआ है, तो हम लोग सीख चुके हैं 9th में, क्लास 9th में अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालना है, जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है,
दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा पावर लेना है। इसमें ए इसके ए का पावर 4 है, तो किसका पावर लेंगे? ए का पावर 4, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है? एलसीएम में हमेशा पावर छोटा लेते हैं और एलसीएम में हमेशा दोनों में कॉमन में बड़ा पावर लेते हैं। इसमें बी है, इसमें बी क्यू, तो किसका पावर ले? दोनों सेम, तो पावर किसका लेंगे? ज़्यादा पावर, जिसका बी का पावर 3, तो यही इसका आंसर हो गया। ए के पावर 4 और बी के पावर 3, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा पावर, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा पावर हो, वह क्या जगह है? एलसीएम। तो ए के पावर 4 और बी के पावर 3, तो ए के पावर 4 और बी के पावर 3, इसका क्या होगा? आंसर हो गया। एक बार 200 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य, मतलब कौन सा एक जो सअभाज्य, सअभाज्य कहने का मतलब क्या है? जिसका HCF 1, मतलब जिसका HCF 2 संख्या का HCF 1 हो, उसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमको चेक कर लेना है 15, 45। सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए, 15, 45 का HCF निकालते। तो 15 या 45 है, जिसका HCF तो 15 ही आएगा। ऐसे अब आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। 9 और 6 का निकाल दे, 9 और 16 का, एक मरते में कितना आएगा? 9, कितना चलेगा? 7, फिर 9 उतर जाएगा, एक मरते में 7, फिर 2 उतर जाएगा, फिर 7 उतर जाएगा, और फिर 3 मरते में 6 चलेगा और 1, और फिर 2 यहाँ पर उतर जाएगा 2 मरते में। इसका HCF कितना है? 1, मतलब 9 और 16 का HCF कितना है? 1। HCF आपको निकालने आता होगा, कुछ नहीं करना होता है, HCF निकालने क्लास 9 में सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि बताने की जरूरत नहीं। तो इसका HCF कितना आया? 1। इसका HCF कितना आया था? 15 आया था। इसका HCF कितना है? 1। तो सअभाज्य किसे कहते हैं? जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य। जिसका HCF कितना है? 1। इससे इस सब का 1 नहीं आएगा, निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बी, क्योंकि सअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF कितना हो? 1, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। 0.3125 को P बटा Q के रूप में बदल दे। 0.3125 को क्या करना है? बटा के रूप में बदलना है, मतलब इसको बटा के रूप में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं? पॉइंट के बाद जितना अंक उसको लिख देते हैं 3125, और पॉइंट के बाद जितना अंक उतना 0, 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 4, तो 4 को 0, 1 पर 4 को 0 पड़ता है। मतलब जिसका निकालना है उसको 3125 के ऊपर लिख दिए, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, 1 पर उतना 0 देंगे। दशमलव का 2 अंक है, 2 0 देंगे। दशमलव का क्या अंक है? 1 2 3 4, तो 4 0 दे दी। इसको काट के छोटे रूप में बदल लेना। जैसे 125 से कट जाएगा, क्या मरते हैं? 25 मरते हैं। 125 से कट जाएगा 80 मरते हैं। फिर 5 से कट जाएगा 5 मरते में, फिर 5 से कट जाएगा 16 मरते हैं। मतलब 5 बटा 16 अब नहीं कटेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 बटा 16। मतलब इसको बटा के रूप में बदल लिए। 31 से 25, दशमलव के बाद क्या अंक है? 4 को, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 को 0 दे दिए। इसको काट लिए, छोटे रूप में सरल रूप में बदल लिए काट के, 5 बटा 16 आ गए। इसका आंसर क्या होगा? 5 बटा 16। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुपद का फॉर्मेट होता है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। इसमें x², x इसे क्या है? अचर, चर बहुपद है, वेरिएबल है। बहुपद का कंडीशन होता है वेरिएबल रूट के अंदर न, तो बहुपद है। मतलब वेरिएबल का मान बटा में नहीं होना चाहिए, मतलब -2/3 भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा रूल है रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल का पावर रूट में नहीं होना चाहिए, अभिन्न मतलब बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो क्या है? एक बहुपद है। यहाँ देखिए, तो √2x है, तो x के अंदर, रूट के अंदर क्या है? x है, तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं। इसमें क्या जाएगा? x का पावर ऊपर जाएगा, जैसे 1/x है तो पावर जाएगा ऊपर, तो इसका कितना होगा? -1। तो जिसका पावर -1 होता है वो भी बहुपद नहीं होता है। पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक यानी सम संख्या होना चाहिए, तो क्या है? बहुपद। बटा के रूप में नहीं हो, रूट के अंदर नहीं हो, सिर्फ क्या होना चाहिए? पावर पूर्णांक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, पावर बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, तो क्या है? बहुपद। तो इसमें देखिए -x जाएगा ऊपर तो -1 चलेगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, आई पावर 0, मतलब x का पावर 0। तो देखिए सिस्टमेटिक तरह से इसमें कोई रूट नहीं है, मतलब चर के घात पर, वेरिएबल यानी x के घात पर कहीं रूट नहीं, मतलब क्या है? एक बहुपद। इसमें देखिए x के अंदर रूट, तो इसका आंसर क्या हुआ? नहीं होगा। बहुपद का मतलब होता है जिसके चर का घात सम संख्या हो, सम नहीं पूर्णांक संख्या, 2 हो 3 हो 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? इसको अंदर रूट नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर -√2 नहीं होना चाहिए। समझा कि ना? मतलब वेरिएबल चर रूट में नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या है? बहुपद। ये सब कंडीशन चेक कर लीजिएगा। कंडीशन
सूट खाएगा तो क्या है, बहुपद है जिसमें ए में सूट खा रहा है, कोई के अंदर रूट नहीं है। एक्स के पावर 0 का मान होता है 1, ये बात याद रखिएगा। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 का शून्यक है। 2x स्क्वायर यहाँ देख निकाल लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब होता है x का मान निकालना। तो 6 को उधर भेज देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6 उधर क्या जाएगा प्लस 6। तो x स्क्वायर बराबर ये 2 क्या है गुना, उधर क्या जाएगा भाग। तो 6/2 क्या मतलब कर जाएगा 3 मरते हैं। एक बात जानते होंगे, स्क्वायर हमें बराबर उधर क्या आता है रूट में, तो x बराबर √3 हो जाएगा। रूट लगने के बाद हमेशा प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है, बात हमेशा याद रखिएगा। पहले क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 किया, माइनस 6 को उधर भेजे प्लस 6 हो गया। ये 2 क्या है गुना, नीचे क्या है भाग में, तो 6/2 कितना मतलब कर जाएगा 3 मरते हैं। x के ऊपर क्या है स्क्वायर, हमको सिर्फ x का मान निकलना है, इसलिए स्क्वायर को उधर भेजे। तो बराबर को उधर स्क्वायर के भेजने पर क्या आता है, रूट अंडर आता है। तो रूट में आने के बाद आंसर प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, मतलब x बार आंसर प्लस √3 भी हो सकता है और माइनस √3 भी हो सकता है। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लस √3 या माइनस √3। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो x का मान दिया हुआ है 2 रखने पर, इसका बहुपद का मान कितना आएगा। यदि x का मान यहाँ पर 2 रख दे तो बहुपद का मान कितना आएगा, तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8 × 2 हो जाएगा -12। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 × 2 8, 2 × 8 × 2 कितना हो जाएगा 16 और 12। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। तो 16 और 12 कितना होता है 28, 28 में से घटेगा 8 तो कितना होता है 20। मतलब x का यहाँ पर 2 रखिएगा, अपने x का क्या होगा बहुपद का px का मान निकल जाएगा। यहाँ बोल दिया x का मान 2 रखने पर, यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, x का मान निकालिए, बात खत्म। पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y, 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक, मतलब इसका जो x का मतलब y का जो मान होगा, जैसे मान लीजिए y का मान मान लीजिए ये वो अल्फा है, दूसरा इसका उल्टा होगा मतलब 1/α होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होना। यदि एक शून्यक अल्फा है, मान लीजिए दिया हुआ है कितना है से, यदि बहुपद का शून्यक मतलब x का जितना इसका मान निकले, जैसे y का इतना मान हुआ उसी को शून्यक बोलते। x का जो मान हुआ निकला, जैसे इसको हल किए तो 2x स्क्वायर माइनस 6 को, तो x का मान कितना आया था √3 और माइनस √3 आया था, तो इसका क्या होगा शून्यक। इसी तरह y का शून्यक 2 को दिया, हमको पता नहीं कितना है, तो उसको एक को अल्फा मान लेंगे। यदि एक शून्यक अल्फा है तो इसका दूसरा शून्यक इसका व्युत्क्रम है, मतलब दूसरा क्या है 1/α। व्युत्क्रम मतलब था उल्टा, जैसे 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3। तो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा। तो अब पूछता है k का मान क्या निकाले, क्या पूछ रहा है k का मान। जब हम ये दोनों का एक शून्य निकल गया दूसरा शून्य निकल गए, तो दोनों को हमको अल्फा कटाना है, तो किस तरह कटाएंगे, जोड़ने पर दोनों कटेगा नहीं, तो क्या करने पर कटेगा, गुना करने पर। तो दोनों शून्य के गुणनफल, इसको क्या कहें गुना कर दीजिए। दोनों शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य के गुना कर दी, मतलब शून्य गुणनफल कर दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अल्फा का मान अल्फा है और बीटा का मान 1/α, मतलब एक शून्य का अल्फा है, दूसरा इसका क्या है इसका उल्टा है, मतलब 1/α। तो दोनों गुना करने फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा से अल्फा कट गया 1 बच गया। c का मान क्या है -k, और a का मान कितना है जो y स्क्वायर के साथ है 3। तो 3 इधर क्या जाएगा 3 × 1 क्रॉस गुना होगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। उधर क्या है -k इधर आएगा, k में से माइनस इधर आएगा तो k बराबर कितना जाएगा -3, मतलब k का मान कितना चलेगा -3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, जो आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ चुके, इसका वीडियो डिटेल से बता चुके, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ये दोनों डिटेल से बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। तो इसमें वो दोनों कटाना तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, अल्फा अल्फा कट गया 1 बच गए, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, क्योंकि 2 शून्य दिया हुआ है, अल्फा बीटा 2 शून्य दिया हुआ है, एक अल्फा दिया दूसरा इसका उल्टा 1/α, दोनों गुना के कट गए। c के मान जो लास्ट वाला, एक b के मान होता है जो y के साथ, a का मान होता है जो y स्क्वायर के साथ, वो a का मान होता है, रख दिया और k का मान क्या है k निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य 2 और -5 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी।
यदि कोई बहुपद के शून्य दोगे तो उसके बनने वाली बहुपद अनंत हो सकती है, अनंत बहुपद बनेगी। ये क्या अनंत का साइन है। अब पूछे कैसे, इसका वीडियो डिटेल से बता चुके, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अब वीडियो आप गौर से देख लीजिए। इसके पीछे कंसेप्ट भी बता चुके से क्यों इसका अनंत बहुपद बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल। 5 अल्फा प्लस बीटा का क्या मान निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, जो ऊपर फॉर्मूला लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए बी का मान कितना है 7 और ए का मान कितना है 5, तो 5 गुने बी का मान 7 है और ए का मान 5, फार्मूला माइनस तो माइनस दे दिए, 5 से 5 कट गया 7 बच गए, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। बहुपद दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा, क्वेश्चन में 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, पहले से 5 तो 5 दे दी, बी का मान 7 है तो क्वेश्चन में माइनस इसलिए माइनस 7 दे दी, अब बटा में ए का मान 5 है तो 5 दे दी, 5 से 5 कट गया माइनस 7 क्या हुआ बच गया, तो आंसर क्या हो जाएगा -7, सही आंसर -7। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होता है और दो घात बहुपद का 2 शून्य होता है, यह बात याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो शून्य के फार्मूला क्या होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है याद कर लीजिएगा c/a। अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a। एक बार इसका सब फार्मूला लिख लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। ये द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होता है। अब त्रिघात बहुपद के लिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस b/a। अल्फा बीटा मतलब 2 शून्य का योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, मतलब 2 शून्य का गुना करने पर उसका जोड़ने पर कितना है उसका योगफल आएगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फार्मूला क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है माइनस b/a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -d मतलब -12 बटा 5, तो 5 गुने -d मतलब -12 बटा 5, तो 5 से 5 पकड़ गया माइनस माइनस प्लस, तो +12 इसका आंसर हो जाएगा, +12 सॉरी द्विघात बहुपद, ध्यान हम बोला इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसलिए उसको बना दिया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 7। अब इतना फॉर्मूला कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, अल्फा बीटा का माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a होता है। ये फार्मूला सब याद कर लीजिएगा, काम देगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन समझने से पहले एक बात समझिए, यहाँ देखिए, जैसे रेखा मतलब सीधे लाइन, तो लाइन का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by बराबर c। ये रेखा का समीकरण हो गया। डिटेल से पढ़ना है 2-4 बार रेखा के समीकरण में डिटेल से समझेंगे, सिर्फ मोटा मोटी इसमें बात समझिए। रेखा का समीकरण क्या होता है ax प्लस by प्लस c। यदि 2 रेखा तो क्या क्या संभावना बन सकता है, पहला संभावना क्या है, दोनों एक दूसरे को काट सकती है, दूसरा क्या है एक दूसरे के समांतर बन सकती है, और तीसरा क्या एक दूसरे के संपाती हो सकती है, मतलब समान अनुपात में क्या हो सकती है बढ़ सकती है। 3 कंडीशन बनता है, यदि 2 रेखा हो तो पहला दोनों आपस में कट सकती है, दूसरा एक दूसरे के समांतर हो सकती है, तीसरा एक दूसरे क्या हो सकती है संपाती हो सकती है, मतलब 3 कंडीशन बन सकता है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है ax प्लस by बराबर c। यदि 2 रेखा है, यदि ई रेखा मान लीजिए रेखा, इसको ax प्लस b1y बराबर c1, मतलब 2 रेखा इसलिए इसको नाम देते हैं a1 b1 c1। दूसरा है, इसको नाम भी दे सकते हो, उसे दिक्कत नहीं पड़े, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये 2 रेखा का समीकरण दिया हुआ है। जैसे यहाँ बिंदु a1 है, b1 है और c1, इसमें भी 2 रेखा, इसका a2 b2 और c2 है। 2 रेखा का समीकरण दिया, 3 बिंदु दिया, इसमें भी 3 बिंदु दिया,
1x प्लस b2y सॉरी b1y पर बराबर c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दो रेखा का समीकरण दिया। तीन कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन जो प्रतिच्छेदी बनेगी, मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 कीजिए और b1 बटा b2 कीजिए, मतलब इसका बटा इसका कीजिए और इसका बटा ये दोनों बराबर ना हो, इसका मतलब था नॉट इक्वल टू। यदि दोनों इक्वल ना हो, मतलब दोनों बराबर ना हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यदि एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी? प्रतिच्छेद, ये मतलब इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और इसका एक हल होगा। इसका हल कितने में? एक हल होंगे, मतलब अद्वितीय, मतलब एक हल होंगे। पहला क्वेश्चन है, इसको अवरोधी रेखा कहते हैं। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसका मात्र एक हल होगा। अगला है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब सब आपस में बराबर हो जाए, मतलब क्या होगा? संपाती हो गया, सब आपस में बराबर हो गया, मतलब क्या होगा? संपाती रेखा होगी, मतलब संपाती रेखा होगी। जब सब आपस में बराबर हो जाता है तो इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत, मतलब अनंत मतलब अपरिमित, जिसका कोई गिनती नहीं, अनंत हल हो गए। यदि सब बराबर है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 सबका मान आपस में बराबर है, तो संपाती रेखा कहलाएगी। इसका हल कितना होंगे? अनंत। इसको संगत कहते हैं, संगत रेखा है। ये बात याद के लिए क्वेश्चन पूछ देगा। सिर्फ संपाती को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। अगला आता है a1 a2 बराबर हो जाए, b1 b2 बराबर हो जाए, लेकिन c1 c2 नॉट बराबर, मतलब सिर्फ दो ही का मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो इसको कहते हैं हम समांतर रेखा। समांतर रेखा। इसका एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होता। तो इसमें रेखा हम तीन चीज पढ़े। यदि दो रेखा दिया हो, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर ना हो, तो प्रतिच्छेदी होगी, मात्र एक हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सब आपस में बराबर हो जाए, मतलब संपाती कहलाएंगे। इसको संगत भी बोल सकते हैं। इसका हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो समांतर रेखा कहलाएंगे। इसको असंगत भी बोलते हैं। एक भी हल नहीं होगा, मतलब इसका एक भी जीरो हल होगा। इसका अनंत हल होगा, प्रतिच्छेदी का एक हल होगा, मतलब अद्वितीय, मतलब एक हल होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। यदि दो रेखा दिया हुआ, पहला रेखा है 5x प्लस py बराबर 6, दूसरा है 15x प्लस 9y बराबर 12। यदि समांतर हो तो p का मान क्या होगा? समांतर मतलब ये कंडीशन लगाना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो a1 मतलब 5 बटा 15, b1 बटा b2 मतलब 6 बटा p बटा 9 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो 6 बटा 12। तो सब संख्या का आपस में बराबर कर ली। और इससे तो नॉट इक्वल से तो मान हमको निकलेगा नहीं, तो मान निकालना किससे? इससे। तो यहाँ देखिए 5 से 15 का मर्द कर जाएगा 3 मरते में, और 3 से 9 का मर्द कर 3 मरते में, मतलब p इक्वल टू 3। तो p का मतलब कितना चलेगा? 3। तो p बराबर कितना चलेगा? 3। p बराबर आंसर कितना आएगा? 3। समांतर हो तो p का मान क्या होगा? 3। मतलब दोनों का आपस में बराबर कर लिया और p का मान निकाले, 5 बटा 15 कर लिए, p बटा 9 कर लिए, नॉट इक्वल टू 6 बटा 12। इस कंडीशन लगा लिए, क्रॉस काट उठ के आंसर क्या के लिए? 5 से 15 3 मरतब कट जाएगा, 3 से 9 3 मरतब कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो p का मान चलेगा 3। तो इस तरह ये तीनों कंडीशन का पेपर क्या कहिए? नोट कर लीजिए। प्रतिच्छेदी तो एक हल, संपाती तो अनंत हल, और समांतर तो एक भी हल नहीं। ये बात क्या कहिए? याद कीजिए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल कितने होंगे? यदि प्रतिच्छेदी हो तो हल कितने होंगे? एक हल होंगे। कितने हल होंगे? सिर्फ एक हल होंगे। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे बन गया कि ना, यदि प्रतिच्छेदी हो गए तो एक हल, संपाती हो गए तो अनंत हल, समांतर हो गए तो जीरो हल, एक भी हल नहीं। अगला क्वेश्चन, 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0, तो x और y का क्या कीजिए? मान निकाल। एक बार इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 8y बराबर 0 और 10x माइनस 18y बराबर 0। इसमें x और y का मान निकालना है, जो आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके होंगे।
तो इसमें क्या करना होता है, इसका बहुत सारे विधि है, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि, बहुत तरह का विधि। सिंपल हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। इसमें किसी एक को कटाएंगे, दूसरा का मान निकल जाएंगे। मान लीजिए इसमें y को कटाते, मान लीजिए इसमें हम x को चाहे y किसी को कटा देते, मान लीजिए हमको x को कटाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर, तब ना दोनों कटेगा। तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दी, तब ना ये 10 हो जाएगा, तब ना 10 10 कटेगा घटाने पर। तो पूरा लाइन में 2 से गुना कर दिए तो 10 x ऊपर वाला हो जाएगा, 8 दूना 16y हो जाएगा, और 0 बोलेगा 2 से गुना तो 0 ही आएगा। नीचे वाला 10x माइनस 18y बराबर 0। अब देखिए जोड़, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस है, दोनों कटेगा नहीं, तो क्या करें, घटाना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कट गए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो 18 में से कटेगा 16 तो 2y हो जाएगा बराबर 0। 0 में से कटेगा 0 तो 0 ही आता है, तो 2 उधर का जाएगा, 2 उधर जाएगा भाग में, 0/2 मतलब 0। तो y का मान कितना है, 0। अब y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, y का मान यहाँ रखिए चाहे यहाँ x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 5x माइनस 8y बराबर 0। 5x गुने 8 गुने y का मान कितना है, 0, 0 दे दी बराबर 0। तो 5x बराबर 0 गुना कीजिएगा 8 से तो 0 ही आएगा बराबर 0, तो 0 चलाएगा। तो x बराबर 0/5, तो मतलब x का मान चला 0, मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0, x का मान भी 0, y का मान भी 0, मतलब इसका एक भी हल नहीं हुआ। 5/10, 8/18, 0/10, इसका एक भी हल नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर x का मान भी 0, y का मान, मतलब इसका एक भी हल नहीं, मतलब कैसा रेखा है, समांतर रेखा है, इसलिए इसका एक भी हल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो मूल समान। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए विवेचक निकालने के, विवेचक बोलते हैं चाहे इसको विवेक्तर बोलते हैं, विवेक्तर, ये दोनों बात याद कर लीजिए, विवेचक या विवेक्तर। इसका फॉर्मूला था b² बराबर माइनस 4ac बराबर 0। यदि मूल बराबर है, मतलब d, विवेचक को d से लिखते तो d बराबर 0, मूल बराबर हो तो, मूल बराबर नहीं हो तो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। यदि मूल छोट हो तो d लेस देन 0। ये 3 कंडीशन होता है, जिसमें क्या मूल जब बराबर तो d बराबर 0। d का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac। d का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac। आपसे एग्जाम में पूछेगा विवेचक निकालने का फार्मूला क्या होता है, विवेक्तर निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। यदि मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल समान है तो c का मान क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ये तो फार्मूला हो गया, इसमें हमको c का मान पूछ रहा है, b का मान b है, c का मान c है और a का मान a है। तो इसमें किसका मान पूछ रहा है, c का। तो 4a को क्या भेजेंगे, उधर भेजेंगे, तो b² बराबर 4ac, माइनस 4ac उधर क्या भेज दिया, प्लस 4ac। तो मान किसका निकालना है, c का। तो 4a के नीचे ले आएंगे तो c बराबर b²/4 है। तो c बराबर क्या हुआ, b²/4 है। तो ऑप्शन इसे कहाँ दिया हुआ है, सॉरी इसका ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन लिख लीजिएगा b²/4। इसका आंसर क्या आंसर होगा, फॉर्मूला बैठाएंगे, c का मान निकालना है, इसको माइनस 4ac का प्लस उधर भेज देंगे और 4 को इधर नीचे ले आएंगे तो c का मान निकल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इस क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने का मतलब क्या, जो x² प्लस bx प्लस c जिसका पावर 2 नहीं हो उसको द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। जिसमें चेक करना है, यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3x² माइनस 4, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 इंटू x² माइनस 4, इसको हल कीजिए ऑप्शन नंबर 1। तो टूटेगा a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 गुने a गुने b, तो 2 गुने x गुने 4, तो 2 गुने x गुने b, 3x² माइनस 4 तिहाई 12। सबको आपस में तोड़ दिए। यहाँ देखिए 3x² इधर क्या आएगा, प्लस x² इधर क्या जाएगा, माइनस x²। तो 3x² से घटेगा x² कितना का 2x², मतलब इसमें x² आ रहा है।
इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब क्या है, द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द्विघात बहुपद नहीं है। तो क्योंकि इसका पावर 2 आएगा ही, 2 का स्क्वायर नहीं कटेगा, मतलब x का पावर 2 नहीं कटेगा, तो द्विघात बहुपद। इसमें देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ई माइनस उधर क्या जाएगा प्लस में, क्योंकि दोनों रहेगा माइनस में तब कट जाएगा, क्योंकि माइनस है बराबर को उधर प्लस है, दोनों ना करेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये जुटेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा करेगा, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें देखिए द्विघात बहुपद है कि नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है, √2x, √2 के अंदर x, √2x के स्क्वायर, मतलब √2x के स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ भी √2x स्क्वायर आएगा, दोनों क्या कट जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो √2x स्क्वायर आएगा, इधर भी 2x स्क्वायर है, तो प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 2 से कट जाएगा, बराबर इधर कट जाएगा, कटने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब द्विघात बहुपद नहीं है, मतलब पावर 2 ना है मतलब द्विघात बहुपद नहीं है। इसको हल करके चेक कर लीजिएगा, हल करने पर दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब द्विघात बहुपद नहीं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अगला 25 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए अगला 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जितना क्वेश्चन आपको बता दिए इस चैप्टर का, क्लास 10th का टॉप 50 क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर 2025 में पूछा जा सकता है। जितना क्वेश्चन है संभावना है इसमें से 5-10 क्वेश्चन आ सकता है। कंसेप्ट से लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में बहुत समय लगता है, हर एक क्वेश्चन सोचना पड़ता है। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन सेट करें, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन किसी का नहीं छूटे। जितना क्वेश्चन बता दिया हर एक क्वेश्चन अगर आपसे बन गया होगा, समझिएगा आपको बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बना समझते हैं, मतलब हर चैप्टर पर आपको अच्छा से कमांड है। हर एक चैप्टर में मेहनत कीजिए, अब भी से जाग जाइए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितना आप कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा।